हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम क्लास 12th फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो हमारा नया सेशन है 2026-27, उसका हम फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, हम पूरा चैप्टर आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और आपको जो पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है वो एक ही वीडियो में सारी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर हम पढ़ें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो होता क्या। अब अगर मान लो थंडरस्टॉर्म्स जब होते हैं तो थंडरस्टॉर्म्स में हमें लाइटनिंग देखने को मिलती है। अब जब हम जो लाइटनिंग देखते हैं या फिर कई बार अगर हम अपने कार डोर को हाथ लगाते हैं तो हमें हल्का सा शॉक लगता है ना, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है कि बहुत ही हल्का सा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप सोचो तो ये ऐसा क्यों होता है। तो ये क्यों होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो रबिंग के कारण जो है सडनली डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इस वजह से ये जो हमें ऐसे शॉक वगैरह इलेक्ट्रिक शॉक लगने, जब मतलब छोटे छोटे इलेक्ट्रिक शॉक या लाइटनिंग ये सब चीज़ें देखने को जो मिलती है तो इसी वजह से देखने को मिलती है। तो ये जो फिनोमिना है ना, इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है कि ये एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो क्या पढ़ती है, वो चार्जेस को पढ़ती है जो रेस्ट पे होते हैं, जो चार्जेस के बीच में फोर्स है उसको पढ़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को पढ़ती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमें जो चार्जेस है रेस्ट पे उनके बारे में पता चलता है, जो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रही है उसके बारे में पता चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चलता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पता चलता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? अगर हम पुरानी जो डिस्कवरीज हैं साइंटिस्ट की उसके बेसिस पे देखें तो जो साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि जब हम एम्बर को रब करते हैं ना वूल के साथ तो वो अट्रैक्ट करती है कुछ ऑब्जेक्ट्स को। मतलब जब हम एम्बर को वूल के साथ अट्रैक्ट रब करते हैं तो जैसे कोई पेपर पीसेस हैं या फिर स्ट्रॉ है या फिर छोटी छोटी जो पिथ बॉल्स होती है ना, वो ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करती थी। अब अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी, तो जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से आया? एक पुराना ग्रीक वर्ड था इलेक्ट्रॉन, तो वो वहां से आया। और जो इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब क्या होता था? एम्बर। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ये दो टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं। अब ये जो नेम्स थे ना, चार्जेस को जो नेम्स दिए थे ये किसने दिए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने ये टाइप्स ऑफ चार्जेस दिए थे, उनको नेम्स दिए थे। जो लाइक चार्जेस होते हैं ना, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। अब अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होती है रबिंग से, जो अभी हमने पीछे भी पढ़ा ना कि रबिंग जब हम करते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट होते थे। तो इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होती है रबिंग से? तो जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं ना साथ में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो जैसे अगर मान लो हमने एग्जाम्पल ली, हमने एक ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो रिजल्ट में क्या देखने को मिला? ये जो पहले ग्लास रॉड थी ये क्या? पॉजिटिवली चार्ज्ड है।
और सिल्क क्लॉथ क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। अब इसमें कोई भी जो नया चार्ज है वो क्रिएट नहीं हुआ, सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही एक से दूसरी जगह ट्रांसफर हुए हैं, उसके अलावा कोई भी नया चार्ज जो है वो क्रिएट नहीं हुआ। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या होता है? इसके स्ट्रक्चर है जो इसमें क्या क्या होता है? एक मेटल रॉड होती है, एक मेटल नोब होता है, दो थिन गोल्ड लीव्स होती हैं इसमें, और एक ग्लास का केस होता है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है? जब एक चार्ज बॉडी टच करती है नोब को, तो क्या होता है? चार्ज मूव करते हैं गोल्ड लीफ की तरफ, जो गोल्ड लीफ है इसकी तरफ चार्ज मूव करते हैं, और दोनों जो लीव्स हैं उनके पास सेम चार्ज आ जाता है। दो लीव्स थे तो दोनों के पास सेम चार्ज आ जाता है, तो सेम चार्ज आने के कारण जो लीव्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं और दूसरे से दूर भागती हैं, रिपेल करती हैं और डाइवर्ज करती हैं। तो जितनी ज्यादा डाइवर्जेंस होगी, द ग्रेटर द डाइवर्जेंस, जितनी ज्यादा वो डाइवर्जेंस होगी उतना ज्यादा चार्ज होगा, ग्रेटर विल बी द चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जो कंडक्टर्स हैं वो क्या होते हैं? जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी टू पास। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या फिर अर्थ है, तो वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे रहे हैं। अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स वो होते हैं जो अलाउ नहीं करते, दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे हो रही है? क्या रीजन है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। अगर आपको पता है तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल होता है, आपको पता होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो रही है। अब इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते, तो जैसे एग्जांपल है ग्लास, वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही, या कोई प्लास्टिक है या नायलॉन है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो इसमें ये रीजन क्या है? क्योंकि जो चार्ज है वो फिक्स्ड रहता है एक ही जगह पे इंसुलेटर्स में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है? तीन सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की वो है, फर्स्ट है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो ये क्या है? इसमें जो चार्ज है वो ऐड होते हैं, एल्जेब्रिकली जो चार्जेस हैं वो ऐड होते हैं। जैसे मान लो इफ अ सिस्टम कंटेन्स चार्जेस, कौन कौन से चार्जेस हैं? Q1, Q2, Q3 अप टू सो ऑन Qn तक चार्जेस हैं। तो टोटल चार्ज क्या है? टोटल चार्ज क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सो ऑन Qn। तो जो चार्ज है ना, चार्ज क्या होता है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है।
अब अगर हम एग्जाम्पल लें कि हम टोटल चार्ज कैसे है, हम प्रॉपर्टीज जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस की कि हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज जो है कि हम चार्जेस को ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम इसके एक एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो हमें चार्जेस गिवन है कि +1 +2 -3 +4 और -5, ये चार्जेस गिवन है हमें। अब अगर हमें इसका टोटल चार्ज निकालना है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज करनी है, टोटल चार्ज निकालना है, तो सारे चार्जेस को ऐड करना पड़ेगा। +1 +2 -3 +4 -5, जब हम इसे ऐड करेंगे 2 + 3 3 - 3 0 4 -5, तो ये क्या आ जाएगा -1। टोटल चार्ज कितना है -1। तो ये फर्स्ट जो 3 प्रॉपर्टीज थी उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को कंजर्व करना। अब ये जो लॉ है ये क्या स्टेट करता है, दिस लॉ states that charge can neither be created nor destroyed। चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज को हम सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, हम इसे ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें, जब हम दो चीज़ों को रब करते हैं तो जो एक चीज़ है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, और जो दूसरी चीज़ होगी वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो टोटल चार्ज कितना रहा, टोटल चार्ज तो कांस्टेंट ही रहा ना, क्योंकि एक ने लूज किया एक ने गेन किया तो टोटल चार्ज तो कांस्टेंट रहा। ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो डिस्क्रीट पैकेट्स में होता है, तो ये जो चार्ज है जो एक बॉडी के ऊपर होता है उसे कैसे लिखा जाता है, द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज गिवन बाय Q इज इक्वल्स टू NE। अब इसमें Q क्या है, टोटल चार्ज, N एक इंटीजर है और E क्या है, फंडामेंटल चार्ज। अब जो E की वैल्यू है ना, E की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज हमेशा क्या होता है माइनस ही, इलेक्ट्रॉन चार्ज हमेशा माइनस ही और प्रोटॉन चार्ज हमेशा प्लस ही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज है हमेशा क्या है, इज अ मल्टीपल ऑफ ई, ये हमेशा ई का मल्टीपल है। ठीक है। अब अगर हम पॉसिबिलिटीज लें चार्जेस चार्ज की, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे 2E 5E या -3E पॉजिटिव नेगेटिव सारे। बट अगर हम देखें 1.3E या फिर 2.7E तो ऐसी वैल्यूज नहीं हो सकती, सिर्फ वैल्यूज ऐसे ही हो सकती हैं चार्जेस की। ठीक है। अब यूनिट ऑफ चार्जेस, चार्ज का क्या यूनिट है, चार्ज का यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है चार्ज का, कूलम, सी से डिनोट करते हैं, कूलम इसका एसआई यूनिट है। अब अगर हमें डिफाइन करना हो 1 कूलम को तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 कूलम इज द चार्ज flowing through a conductor
in 1 second when current is 1 एम्पेयर। तो 1 कूलम क्या होता है? ये चार्ज है जो फ्लो कर रहा है कंडक्टर से 1 सेकंड में, जब करंट कितना है? 1 एम्पियर। तो 1 कूलम क्या होता है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये 1 कूलम की वैल्यू है। ठीक है, अब अगर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल की हेल्प से कॉन्सेप्ट समझते हैं। If 10⁹ electrons move every second, how much time is required to collect 1 कूलम चार्ज? अब क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं हर सेकेंड, तो कितना टाइम लगेगा हमें 1 कूलम चार्ज को कलेक्ट करने के लिए। अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, हमने पीछे अभी देखा ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो गया पर सेकेंड, सेकेंड्स में ट्रांसफर हुआ। अब अगर चार्ज ट्रांसफर हुआ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻19। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.6 × 9 - 10 कूलम। तो ये चार्ज आ गया। ये क्या? चार्ज है, चार्ज ट्रांसफर्ड पर सेकेंड। इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ पर सेकेंड। अब कितना टाइम लगेगा? टाइम, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट 1 कूलम चार्ज? अब कितना टाइम लगेगा? T = 1/1.6 × 10⁻⁻10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 6.25 × 10⁻9 सेकेंड्स, जो अप्रॉक्स कुछ 200 ईयर्स की वैल्यू है। सो जो 1 कूलम चार्ज है उसकी जो वैल्यू है बहुत हाई है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। हाउ मच चार्ज एग्जिस्ट इन अ कप ऑफ वाटर? मतलब कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है ये। कितना चार्ज एग्जिस्ट करेगा एक कप ऑफ वाटर में? और वाटर की कप कितने ग्राम का है? 250 ग्राम का। अब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? 1.34 × 10⁻7 कूलम। अब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज भी कितना है? 1.34 × 10⁻7 कूलम। अब जो वाटर है वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वाटर हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जो इसके चार्जेस हैं वो हमेशा कैंसिल कर देते हैं। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज भी सेम है, नेगेटिव चार्ज भी सेम है, तो वाटर क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि उसके चार्जेस ने उसको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कूलम्स लॉ। जो कूलम्स लॉ है उसमें क्या देखने को मिलता है हमें? कूलम्स लॉ। अब जो कूलम्स लॉ है ये हमें देता है फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस। कूलम्स लॉ से हमें पता चलता है फोर्स जो 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में लग रही है उसे बोलते हैं कूलम्स लॉ। अब जब साइज जो है एक चार्ज्ड बॉडी का बहुत छोटा हो एज कम्पेयर टू उसके डिस्टेंस के, मतलब उसका साइज बहुत स्मॉल है
एज कंपेयर टू उसके डिस्टेंस के जो चार्ज जो बॉडीज है, दो उनके बीच में डिस्टेंस जो है उसके मुकाबले जो उसका साइज है वो छोटा हो, तो उन्हें हम एज अ पॉइंट चार्जेस कंसीडर करेंगे। एज अ पॉइंट चार्जेस हम उन्हें कंसीडर करेंगे। अब अगर मैं स्टेटमेंट देखूं तो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है तो इसे याद रखना। कूलम्स लॉ क्या स्टेट करता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। F क्या, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 2 पॉइंट चार्जेस के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो K है ये क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, तो ये इसकी वैल्यू होती है। अब कूलम लॉ जो है इसे एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो कूलम लॉ की अनदर फॉर्म क्या है, अनदर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, तो वो क्या है, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई E0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये K की वैल्यू है, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है 1/4 पाई E0। ठीक है, इससे हमने इसे चेंज किया K की वैल्यू, तो ये क्या 1/4 पाई E0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब जो E0 है इसकी वैल्यू क्या है, जो E0 है इसकी वैल्यू है 8.854 × 10⁻⁻12 मीटर -2। तो ये जो E0 है इसे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कूलम लॉ की हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट तो है फोर्स एक्ट अलोंग लाइन joining the charges। जो फोर्स है ना वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करती है दो चार्जेस को, दो चार्जेस जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज क्या है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, जैसे प्लस 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 है या माइनस माइनस है, तो ये क्या है रिपेल कर रहे हैं, सॉरी। तो जो अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे प्लस माइनस, तो ये क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो कूलम्स लॉ है ये ओबे करता है न्यूटन के थर्ड लॉ को।
ये न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है। कैसे? जो फोर्स है, जो चार्ज Q1 पर लग रही है ड्यू टू Q2, वो इक्वल एंड ऑपोजिट है किसके? टू द फोर्स जो Q2 पे लग रही है ड्यू टू Q1। जो Q1 पे लग रही है ड्यू टू Q2, वो किसकी इक्वल ऑपोजिट है? जो Q2 पे लग रही है Q1 के कारण। ठीक है। अब नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रिक या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर फोर्स है देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे मान लो हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को ही कंपेयर करें, तो जो इलेक्ट्रॉन है या Fe/Fg, तो इसकी वैल्यू क्या? 2.4 इंटू 10⁻39। तो इसका जो मतलब है वो क्या? ये 10⁻39 था। तो इसका मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है देन ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल से 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, या न्यूमेरिकल कह लो, एग्जाम्पल कह लो। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स between a proton and electron separated by 10⁻⁻10 मीटर। तो अब देखते हैं E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर हम कूलम लॉ को यूज करें, यूजिंग कूलम लॉ, F क्या? K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर हम वैल्यूज को पुट कर दें, K की वैल्यू क्या? 9 10⁻9, और Q1 क्या है? 1.6 तो 10⁻⁻19। ये क्या है? जो वैल्यू थी ये कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये किसकी वैल्यू है? E की। जो इसकी वैल्यू निकली, अब R स्क्वायर, R क्या है हमारे पास? 10⁻⁻10। हमें ऑलरेडी ये चीज़ जो है वो गिवन है कि कितने से कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो जो R है वो भी गिवन था। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? 2.3 इंटू 10⁻⁻19 2 -10, तो ये बन गया -8n। तो जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हाई एक्सेलरेशन जो है वो कॉज कर रही है, इलेक्ट्रॉन की बहुत हाई एक्सेलरेशन कॉज कर रही है। अब सुपर पोजिशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? मान लो हमारे पास दो चार्जेस हैं। अब हमें उसकी फोर्स कैसे पता चलेगी? फोर्स पता करने के लिए हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की? द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू many other charges is equal to vector sum of forces produced by each charge individually। तो जो टोटल फोर्स जो है
जो एक चार्ज के ऊपर लग रही है बहुत सारे बाकी के चार्जेस के कारण, वो किसके इक्वल है? वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस जो हर चार्ज इंडिविजुअली प्रोड्यूस कर रहा है उसके वेक्टर सम के इक्वल है। तो अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखेंगे तो कैसे होगा? प्लस F2 प्लस F3 अप टू सॉन Fn। इसका मतलब है कि जो हम वैल्यू है फोर्स की उसे 1 बाय 1 निकाल सकते हैं उन्हें वेक्टर फॉर्म में ऐड करके, है ना। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कर लो हमारे पास 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2 एंड Q3। फोर्स ऑन Q1 कितनी होगी? Q1 के ऊपर फोर्स जो फर्स्ट सेकंड पे लगी और फर्स्ट थर्ड पे लगी, तो ये Q1 पे फोर्स है। मतलब F12 क्या होता है? F12 क्या? जो फोर्स लग रही है Q2 के कारण, ये बाद में ना, इसके कारण जो इस पे फोर्स लग रही है वो है 12। 13 क्या? फोर्स ड्यू टू Q3, इसके कारण जो इस पे फोर्स लग रही है वो है F13। ठीक है। अब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अब मान लो कोई एक पॉइंट चार्ज है Q, अगर उसे हमने एक जगह पे स्पेस पे रखा है इस चार्ज को, और एक और चार्ज है स्मॉल Q, इसे हमें एक डिस्टेंस R पे रखा है, एक दूसरे से डिस्टेंस R पे रखा है, तो ये जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो क्या अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये दोनों क्या है? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब एक चीज़ अगर हम देखें कि अगर मान लो हम इस चार्ज को रिमूव कर दें तो क्या फोर्स डिसअपेयर हो जाएगी? तो द आंसर इज नो। जो चार्ज है वो एक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्पेस में, उसके अराउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसके कारण जो दूसरा चार्ज है उस एरिया के पास उसे फोर्स मिलती रहेगी। तो जो फोर्स है वो डिसअपेयर नहीं होगी, उसे फोर्स मिलती रहेगी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द फोर्स experienced by unit positive test charge placed at that point। मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखते हैं? इज इक्वल्स टू F बाय Q। ये क्या है? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। F क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। और Q क्या है? हमारा टेस्ट चार्ज जो है। अब यूनिट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के? N/C। अब जैसे मान लो अगर हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझे तो जो बड़ा Q है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी कि इससे जो चार्ज है वो बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज Q के कारण जो लग रही है वो ये है, और जो -Q चार्ज के कारण लग, मतलब ये तो पॉजिटिव Q पे लग रही है, अगर चार्ज माइनस होगा तो कैसी फोर्स लगेगी? तो फोर्स इनवर्ड लगेगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव Q है तो बाहर है, अगर चार्ज माइनस है तो इनवर्ड है। अब फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं? वन बाय 4 पाई E0 Q बाय R² और साथ में R²। अब Q क्या है? हमारा सोर्स चार्ज, और R तो हमें पता ही है जो डिस्टेंस आ रहा है उस चार्ज से, और E0 क्या था? परमिटिविटी, जो हमने पढ़ा पहले भी
ये क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब रिलेशन क्या है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो रिलेशन क्या फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू ई, ये रिलेशन है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो फोर्स भी बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो फोर्स भी कम होगी, ठीक है। तो अगर चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो भी फोर्स बढ़ रही है। अब जो सोर्स चार्ज है और टेस्ट चार्ज है उनमें क्या डिफरेंस होता है, सोर्स चार्ज जो है या टेस्ट चार्ज जो है उनमें क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। तो जो सोर्स चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, द चार्ज विच क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जो क्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और जो टेस्ट चार्ज है ये डिटेक्ट करते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट हुई है, ये जो स्मॉल क्यू है ये जो चार्जेस हैं ये डिटेक्ट करते हैं। तो जो चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है ये बहुत ही स्मॉल होना चाहिए सो दैट कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। अब डायरेक्शन क्या है जो अभी हमने यहाँ पे देखी है, डायरेक्शन क्या चार्जेस की, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड है चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है इनवर्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे उसकी क्या वेरिएशन है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिस्टेंस के साथ उसका ये रिलेशन है, मतलब कि अगर डिस्टेंस डबल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई से क्या हो जाएगी E/4, ठीक है। अब अगर जो हमारी बुक में डेरिवेशन भी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो अगर हम ये डेरिवेशन देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब कंसीडर कर लो कि हमारे पास कुछ बहुत चार्जेस हैं, जैसे हम लिख लेते हैं कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 up to so on Qn with position vector R1 R2 to so on Rn। अब ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है जिनका पोजीशन वेक्टर है R1 R2 और Rn तक। अब जो इलेक्ट्रिक, जब हम कूलम्ब लॉ को यूज़ करते हैं और जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उन्हें जब हम यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है जो R पे लग रही है किसके कारण, Q1 चार्ज के कारण, उसे कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 1/4πε0 Q1, क्योंकि फर्स्ट चार्ज है R² और R कैप, और ये जब फर्स्ट पे लगी तो ये जो हम यहाँ पे 1p लिखेंगे, यहाँ पे भी 1p लिखेंगे, तो ये जो R1p है ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन से है, Q1 से p की तरफ। तो जो Q1 से p की तरफ है तो ये है इसकी डायरेक्शन। अब अगर मैं इसको डायग्राम के बेस से समझाऊँ तो ये एक चार्ज था,
यहाँ पे वो मूव किया, उसका E1 इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर है, एक इधर है, ये E1 है, ये E2 है, ये उसकी E3 है और ये E4, ये चार उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। ये पॉइंट P है। अब अगर मैं इन्हें ज्वाइन करवाऊं तो यहाँ से भी ये ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे ना। ये चार्ज E3 से भी कनेक्ट कर रहा है और पॉइंट P से भी कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी इसका एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये जो चार्ज है, अब ये जो Q1 है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो यहाँ पे चार्ज आ रहा है Q2 आ रहा है, इसके ऑपोजिट E1 के ऑपोजिट यहाँ पे Q1 चार्ज है, इसके सामने कौन सा Q3 और यहाँ पे Q4। ठीक है, तो P के कारण ये जो पॉइंट था ये P था, P के कारण जो इधर चार्ज आ रहा है, डिस्टेंस कितना 2P, इतना ये कितना है 1P, ये 3P और 4P। ठीक है, अब यहाँ पे हमने Q1 चार्ज के लिए लिया था, तो जो Q1 चार्ज है उसका क्या R1P स्केल और R क्या 1P। सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड E2 एट R, ये सेम लिखेंगे E2 एट R ड्यू टू, अब कौन से चार्ज के कारण हो रहा है Q2 के कारण, एट R2 इज क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q2 R स्क्वायर 2P R कैप 2P। अब अगर हम सारे चार्जेस को ऐड कर दें, क्योंकि ये चार्जेस जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या वेक्टर सम है सारे इंडिविजुअल फील्ड्स का, तो टोटल क्या हो जाएगा E1R प्लस E2R प्लस अप टू सो ऑन ENR, है ना। तो जब हम इसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1 R1P स्क्वायर R कैप 1P प्लस 1/4πε0 Q2 ओवर R2P स्क्वायर R कैप 2P प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/4πε0 Q1 R स्क्वायर NP R कैप NP। ठीक है, तो जब हम इसका सम कर देंगे तो ये इसका मीन क्या आ जाएगा 1/4πε0 कॉमन I इज इक्वल्स टू 1 to n, 1 से लेके n तक क्या I की वैल्यू QI ओवर RIP स्क्वायर R कैप IP। तो ये क्या आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये डिराइव किया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब नेक्स्ट देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कि इनकी क्या ज़रूरत है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं ये हमें बताती हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और कौन सी डायरेक्शन में जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है, और जो चार्जेस हैं
वो स्पेस के थ्रू कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पता चलती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या, ये जो लाइंस है दीज आर imaginary lines used to represent electric fields pictorially। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स को। अब इनसे हमें क्या पता चलता है कि डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट है, जो फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट है, उससे हमें क्या पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो फील्ड लाइंस है अराउंड अ पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जो फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड मूव करती हैं। हमने देखा था कि वो आउटवर्ड जा रही थी, है ना सारी, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके इनवर्ड आ रही थी, हमने देखा था ना। अब जो फील्ड लेंथ है, मतलब कि अगर हम इसे देखें कि ये कैसा दिखता है, तो जब हम एक चार्ज के पास जाएंगे, नियर अ चार्ज, जब हम एक चार्ज के पास जाएंगे तो कैसा दिखेगा, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड कनेक्शन होगा। और अगर हम इससे दूर जाएंगे, फार अवे, तो वहाँ पे एक वीक फील्ड होगी। अब प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और एंड होती है नेगेटिव चार्ज पे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and end at नेगेटिव चार्ज। तो अगर सिर्फ एक चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो लाइन या तो स्टार्ट या एंड होगी इन्फिनिटी पे, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहा है और एंड कर रहा है नेगेटिव चार्ज पे, तो अगर हमारे पास एक ही चार्ज होगा तो फिर या तो वो स्टार्ट इन्फिनिटी से या एंड है इन्फिनिटी पे उसका। सेकंड क्या है, जो फील्ड लाइंस होती है ना वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती आपस में। तो फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। अब जो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस होंगी एक ही टाइम पे, तो इसलिए जो फील्ड लाइंस है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। थर्ड क्या है, फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस कर्व्स। जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कॉन्टिन्यूस कर्व्स होती हैं, तो ये कभी भी ब्रेक नहीं करती किसी चार्ज फ्री रीजन पे, ये कॉन्टिन्यूस रहती हैं। और जो फील्ड लाइंस है नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, कभी भी क्लोज लूप्स नहीं फॉर्म करते। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव होती है, तो ये जो लाइंस है ये कभी भी, जो फील्ड लाइंस है जो वो क्लोज्ड कर्व जो है इसे फॉर्म नहीं कर पाते। अब जो डाइपोल होते हैं, दो डाइपोल होते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू। फील्ड लाइंस
पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और एंड करती है नेगेटिव पे, जिससे पता चलता है कि अट्रैक्शन है उसके बीच में। अब अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है, तो अगर ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन एक देखते हैं, अगर मान लो एक चार्ज है, ठीक है, आउटवर्ड है चार्ज, चार्ज आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड कब है, क्यू इज ग्रेटर देन 0, तो ये आउटवर्ड है। अब अगर वो इनवर्ड है, तो क्यू इज लेस देन 0। और अगर मान लो दो चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, दोनों क्यू चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, अगर तो पॉजिटिव में क्या हो रहा है, वो रिपेल कर रहा है ना, तो यहाँ क्या, फिर यहाँ से रिपेल, फिर रिपेल, फिर रिपेल, 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 और ये भी चार्ज जो है ये भी बाहर आउटवर्ड, तो ये भी आउटवर्ड, 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 आउटवर्ड। तो ये जो है वो ऐसी डायग्राम दिखेगी कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हो रही है एक सरफेस से, तो वो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पता चलता है। कैसे लिखते हैं उसको, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। तो ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ए एरिया है, और थीटा ये कौन सा एंगल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है, ये वो वाला एंगल है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, तो ये क्या है, इसके यूनिट्स है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, दो चार्जेस है क्यू एंड माइनस क्यू, तो दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस जब सेपरेट हो एक स्मॉल डिस्टेंस से, तो जो डिस्टेंस का जो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म करता है। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल दो हैं, एक प्लस क्यू माइनस क्यू, ये चार्जेस हैं, दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और ये जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच में ये फॉर्म कर रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायरेक्शन क्या होती है डायपोल की, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो जो मिड पॉइंट है चार्जेस का उसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ डायपोल। जो मिड पॉइंट है चार्जेस का उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। जो टोटल चार्ज होता है ना पूरे के पूरे डायपोल का, वो जीरो होता है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जो चार्ज है वो सेपरेटेड है, तो इसकी वजह से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं होती। अब हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये भी डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ अ पेयर ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू किसी पॉइंट पे है स्पेस पे, तो जब इन्हें हम सुपरपोजिशन और कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो कैसे लिखेंगे, पहले स्टार्टिंग करेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस minus q and plus q at any point in space can be found out from
कूलम लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब जो पॉइंट्स एक्सिस के ऊपर है उनसे कैसे निकलेगी? फॉर पॉइंट्स ऑन एक्सिस, तो जो एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स है लेट कर लो द पॉइंट P एक जो पॉइंट है पॉइंट P be at a distance r, एक r डिस्टेंस पे। अब हमने एक चार्ज लिया Q, उसके और यहाँ पे एक ले लिया -Q। अब एक P डिस्टेंस पे जो चार्ज है, जो इस साइड पे चार्ज मूव कर रहा है, यहाँ पे वो कितना सेपरेट था बाय डिस्टेंस 2 है, ये हमने पढ़ा अभी। अब यहाँ पे जो एक P है पॉइंट चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कौन सी लग रही है -Q की, और इधर कौन सी लग रही है +Q की। ठीक है, तो जो ये डिस्टेंस है इस P से लेकर इस P तक का, ये है R। अब हमने एक पॉइंट ले लिया एक डिस्टेंस R पे, अब चार्ज E -Q क्या आ जाएगा -Q ओवर 4/ε0 R प्लस A का होल स्क्वायर और P। ठीक है, और पॉजिटिव का क्या आ जाएगा Q ओवर 4/ε0 R माइनस A का होल स्क्वायर P। ठीक है, टोटल फील्ड क्या आ जाएगी? टोटल फील्ड P पर क्या होगी? दोनों को ऐड कर देंगे तो Q/4/ε0, अंदर क्या बचा 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर R प्लस A का होल स्क्वायर, और बाहर क्या है P। अब इन्हें सॉल्व करके क्या आ रहा है 4AR ओवर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर और P। अब अगर R ग्रेटर होगा A से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी 4QA ओवर 4/ε0 R3, क्योंकि R बड़ा है तो R3P। ठीक है, अब अगर पॉइंट है इक्वेटोरियल प्लेन पे, फॉर पॉइंट्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, जो मैग्नीट्यूड है दोनों चार्जेस से वो क्या है Q/4/ε0 1/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और माइनस Q से क्या है Q/4/ε0 1/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ये दोनों चार्जेस इक्वल हैं। अब इनकी जो डायरेक्शंस हैं, अगर हम देखें कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है
जो पी कैप के ऑपोजिट होगी वो क्या होगी, माइनस ई प्लस, दोनों को ऐड कर दिया, कॉस थीटा पी कैप। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 2QA ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 पी। अब अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर आर बड़ा होगा ए से, तो ये क्या आ जाएगा, -2QA ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। 2 से 2 कट हो जाएगा 3, तो आर क्यूब और पी कैप। अब अगर किसी डाइपोल एक्सिस पे कोई पॉइंट है, एट अ पॉइंट ऑन डाइपोल एक्सिस, ई क्या आ जाएगा, 2p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। आर बड़ा ए से, और अगर कोई पॉइंट है इक्वेटोरियल प्लेन पे, तो फिर ई क्या आ जाएगा, -p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। आर बड़ा है इससे, तो ये हमारी डेरिवेशन है कि अगर डाइपोल एक्सिस पे है तो ये आएगा, इक्वेटोरियल प्लेन पे है तो ये आएगा। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डाइपोल्स का, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो कोइंसाइड करते हैं, और जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो क्या होती है, ज़ीरो। कई जो मॉलिक्यूल्स हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे CO2 CH4, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनका जो सेंटर होता है, मतलब सेंटर्स जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के, वो कोइंसाइड ना करें। जो कोइंसाइड करते हैं वो नॉन पोलर है, और जो कोइंसाइड ना करे वो क्या है, पोलर। तो पोलर वाले क्या हुए, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, तो ये पोलर है। अब नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट देख रहे हैं तो डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, तो ये जो है डाइपोल जो है यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, मतलब फील्ड पे डाइपोल कैसे हो रही है, अब वो देखते हैं। अगर मान लो एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा है, तो डाइपोल के पास क्या क्या चार्ज है ना। तो डाइपोल मूवमेंट जो है, डाइपोल मूवमेंट वो चेंज होती रहेगी। अब जो फोर्स है इन पे वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं, तो जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अगर लगेंगी तो इनकी नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। बट क्योंकि ये डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट करेगी तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी, टॉर्क। तो अगर टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या होता है, QE इंटू 2A साइन थीटा, 2QAE साइन थीटा, ये है टॉर्क। और जो टॉर्क है इसे हम ऐसे लिखते हैं, P इंटू E, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें P क्या है, E तो यही है, तो P क्या है, 2QA साइन थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अफेक्ट क्या होता है टॉर्क का। तो जो टॉर्क है
ये अलाइन करता है डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। जो डाइपोल है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये अलाइन करता है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो अगर डाइपोल मूवमेंट जो है, मतलब अगर डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0, और टॉर्क भी एग्जिस्ट करेगा। अगर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो जो चार्ज डेंसिटी होती है वो कौन सी होती है, टाइप्स क्या होती है चार्ज डेंसिटी की, एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी और एक सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड देन एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये होती है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, गॉस लॉ। गॉस लॉ सबसे पावरफुल लॉ है अब तक का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, मतलब वन ऑफ द पावरफुल लॉ है। तो ये जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक इनक्लोज्ड चार्ज के साथ रिलेट करवाता है। अब जो गॉस लॉ है, चेंज इन फाई जो है ई चेंज इन एस, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप चेंज इन एस। तो ये जो है फ्लक्स जो है एक एरिया एलिमेंट से जो निकल रहा है वो ये है। अब ये जो लॉ है इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो गॉस लॉ, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक क्लोज सरफेस एरिया से जो निकल रहा है वो इससे हमें कैलकुलेट करने को मिलता है। अब गॉस लॉ के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ये किन चीज़ों के लिए वैलिड है, सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए हम गॉस लॉ को यूज़ करते हैं। जो चार्ज आउटसाइड होते हैं, बाहर होते हैं, वो टोटल फ्लक्स को अफेक्ट नहीं करते। तो जो इसका हम सरफेस यूज़ करते हैं, इसका सरफेस है उसे क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ जो है वो किस रूल को फॉलो करता है, गॉस लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ कूलम फोर्स। तो गॉस लॉ इस फॉर्मूला को, इस जो लॉ है इसको फॉलो करता है। अब नेक्स्ट क्या है, गॉस लॉ की जो डेरिवेशन है कि गॉस लॉ कैसे डिराइव हुआ वो देख लेते हैं। अब पहले इसकी एक डायग्राम कर लेते हैं। ये एक चार्ज है क्यू जो सेंटर में है, उसका डिस्टेंस है आर, जो चेंज आया डेल्टा एस में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बाहर की तरफ है, और जो चेंज है डेल्टा एस, ये है डायग्राम इसकी। अब द फ्लक्स थ्रू एन एरिया एलिमेंट, डेल्टा एस वो क्या, ई डॉट एस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप चेंज इन एस। अब ये जो डेल्टा एस और आर कैप है इनकी सेम डायरेक्शन है, तो हम इसे कैसे लिख लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप डेल्टा सेम डायरेक्शन है तो
डेल्टा एस। जब टोटल फ्लक्स जो है वो कैसे लिखेंगे? द टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय जितने भी चेंजेस जितने हुए हैं क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डेल्टा एस। अब हर एरिया एलिमेंट जो है वो एक सेम डिस्टेंस पे ही है, सारे जो एलिमेंट्स थे वो सेम डिस्टेंस पे थे, तो कैसे लिखेंगे? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर सारे के सारे डेल्टा एस। तो ये क्या आ जाएगा? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एस। अब जो एस है टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, ये कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो कैसे लिख लेंगे फिर इसको? क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और एस भी क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब कट कर देंगे 4 पाई तो क्या बच जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम गॉस लॉ को अगर बिना प्रूफ के लिखें तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू क्लोज सरफेस वो क्या आता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस। तो अगर हम गॉस लॉ की एप्लीकेशंस देखें, या हम गॉस लॉ को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों गॉस लॉ को यूज़ इतना करते हैं, तो अगर हम वो देखें तो जो लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उनके लिए कूलम लॉ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चार्जेस की इंटीग्रेशन होती है। उसमें बहुत सारे चार्जेस की इंटीग्रेशन, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम गॉस लॉ को यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे जो कैलकुलेशन है वो बहुत सिंपलर होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो डेरिवेशन है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, वो वाली डेरिवेशन देखते हैं। अब मान लो हमने जो पहले डायग्राम देखते हैं उसकी, तो ये हमने एक स्फेरिकल सिलेंडर लिया, ये जो स्ट्रेट वायर है जो हम ले रहे हैं, इससे इसका डिस्टेंस कितना है? आर। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ये है पी पॉइंट। अब फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है? ई इंटू 2 पाई आर एल। अब जो सरफेस है उसमें जो चार्ज है वो लैम्डा एल के इक्वल है, तो ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई क्या आ जाएगा? लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसे लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन कैप। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, अगर हम ये वाली डेरिवेशन देखें तो जो नेट फ्लक्स है अगर हम देखें तो कितना है? 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई कितना आ जाएगा? बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वेक्टर फॉर्म में इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था। तो आई होप कि आपको जो पूरा चैप्टर है वो इस वीडियो से समझ आया होगा।
अभी हमने प्रॉपर जो न्यूमेरिकल्स वगैरह वो नहीं किए, अभी हमने कंसेप्ट किए हैं। तो जो ये चैप्टर है अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो हम इसके न्यूमेरिकल्स और जो MCQ क्वेश्चंस है वो या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो सारे हम बाद में भी करेंगे। अभी के लिए ये जो कंसेप्ट थे, आई होप आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।